हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पॉलिटी मतलब कि आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये कक्षा 8 की पुस्तक है। इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने क्लास 6 का टोटल पॉलिटी एक वीडियो में और फिर क्लास 7 का पॉलिटी का जितना भी प्रश्न बन सकता है वो उसके दूसरे वीडियो में समाप्त कर दिया है। ये हमारा क्लास 8 का वीडियो है। इसमें आपको क्लास 8 के 2 पार्ट मिलेंगे, क्योंकि क्लास 8 में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे-धीरे, तो एक पार्ट में कवर कर पाना इसको मुश्किल था। इसको हम लोग 2 भाग में बाँटे हैं। तो पार्ट 1 है ये, इसमें पॉलिटी के आधे चैप्टर को, यानी कि 10 चैप्टर जैसे है तो उसमें 5 चैप्टर को इसमें कवर करेंगे और 5 चैप्टर को पार्ट 2 में कवर करेंगे। और यकीन मानिए आप कि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जो भी हो, जिसमें भी जीके पूछा जाता है, वो सारे प्रश्न क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। तो मैंने इसे ओरिजिनल पीडीएफ से तैयार किया है। एनसीईआरटी का बुक का ओरिजिनल पीडीएफ से हमने उसे तैयार किया है। एक लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आपको लेकर के एक्सरसाइज 1 पर। पॉलिटी के एक्सरसाइज 1 पर चलते हैं, आपको डायरेक्ट ओरिजिनल पीडीएफ पर लेकर। देखिए, ये है आपका पॉलिटी का किताब और इसमें हम लोग देखिए विषय सूची दिया गया है। यहाँ पे अध्यापक का नाम है, जैसे कि फर्स्ट इकाई में भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता है, इसमें इससे रिलेटेड है। दूसरा है संसद तथा कानूनों का निर्माण और इसमें नेक्स्ट है तीसरा न्यायपालिका। चौथा इकाई में दिया गया है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। उसके बाद पाँचवा इकाई में दिया गया है क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका है। तो 10 एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग 5 एक्सरसाइज को इस वाले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरू से लेकर के 5 एक्सरसाइज को हम लोग इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें चलते हैं हम लोग। पहला इसमें इकाई 1 फर्स्ट एक्सरसाइज शिक्षकों के लिए है ये सब, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें इसे मैंने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। इसमें जहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो हम डायरेक्ट आपको वहाँ लिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट पेज में ही क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन क्लास 6 और 7th में ऐसा नहीं होता था, उसमें बहुत कम संख्या में प्रश्न थे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए यहाँ से। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट जो लगे आप उसको नोट करते चलेंगे, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ठीक, या आप स्क्रीनशॉट मार के बाद में भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला आपका क्या कहता है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। उस समय जो आंदोलन हो रहा था, जो मांग किया जाता था अंग्रेजों से, तो उसमें 1934 में पहली बार अपने लिए संविधान सभा के गठन का मांग इन लोगों ने उठाया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहता है कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। क्या क्या प्रश्न बनता है कि पहली बार कब अधिकृत नीति में शामिल किया गया? 1934 में। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखिए नेपाल के बारे में थोड़ा सा दिया है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 ईस्वी में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल चला। यानी कि 1990 में तो एक बार लोकतंत्र बन गया और 12 साल के बाद यह फिर से खत्म हो गया। फिर से वहाँ पर राजा महाराजाओं वाला शासन होने लगा था। फिर वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाया और वहाँ के अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा अभी फिलहाल म्यांमार में हुआ, वहाँ भी सेना ने क्या किया है, पिछले साल से ही कब्जा कर रखा है। और फिर जा करके जब वहाँ पे आंदोलन तेज हुआ तो 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया। 2007 में, सोचिए इधर हाल ही में कुछ दिन साल पहले, यानी कि इसमें जो एक बार पहले 1990 में हुआ था, ये 12 साल चला और फिर उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद फिर से 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया दोबारा से। उस संविधान में संशोधन करके राजाओं को जो शक्ति प्राप्त था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर हमेशा लोकतंत्र रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न होंगे उसे मैंने कवर किया, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा। ये जो आप देख रहे हैं बीच में हम स्क्रॉल कर रहे हैं और ये इसमें से कहीं भी हाईलाइट किया हुआ नहीं। एक्चुअल में ये सब कहानी है। कहानी के जरिए क्लास 8 के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कहानी का यूज़ किया गया है। उसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी प्रश्न नहीं है। जो भी है उसे मैंने पूरा कवर किया है। चलिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में है कुछ। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जनक बताइए किसे कहा जाता है, तो
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने ही तो संविधान का निर्माण किया था। अब यहाँ पर कुछ मेन बातें बताई गई है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला देखिए क्या है, संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म जिसको कहते हैं, संघवाद क्या होता है। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। देखिए हमारे देश में भी एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है, राज्य सरकार है, उसके ऊपर केंद्र सरकार है, इसके नीचे जो हमारा वो चलता है पंचायत में जो सरकार है, मुखिया हम लोगों का होता है ना जी, पंचायती राज में। तो ये व्यवस्था एक से जिसमें जिस देश में ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। पंचायत में जो सरकार के रूप में मुखिया सबको रखा गया वो सब थर्ड स्टेप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कौन सा प्रश्न है। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। इसमें देखिए क्या कहता है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का लोग चुनाव खुद करते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। संसदीय शासन पद्धति का मतलब होता है कि हम लोग जो अपने सांसद हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं ना, यही कहलाता है। ये सिर्फ जानने के लिए था, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, बताइए संविधान के अनुसार संसार के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका हम आपको समझाना चाहेंगे जो कि एमएलए वगैरह होते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं, ठीक। तीसरा होता है कार्यपालिका। इन एमएलएज में से जो सारे के सारे एमएलए होते हैं वो तो मंत्री नहीं बनते हैं, कुछ ही उनमें से मंत्री पद हासिल करते हैं। तो ये हमारी होती है कार्यपालिका, जो हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। और तीसरी होती है न्यायपालिका, यानी कि हमारा कोर्ट, ठीक है, जहाँ से हम लोगों को कोई भी समस्या होने पर, कोई किसी भी तरह का विवाद होने पर वो हमारा कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है केस वगैरह होने पर, ठीक है। अगर सरकार भी आपके हक को मारना चाहती है तो वह आप सरकार के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता है। संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिया गया है, उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। जैसे कि आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कुछ भी खाने पीने की आज़ादी है, आपको किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, ठीक है। आपको आंदोलन करने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो ये सब होता है मौलिक अधिकार। हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों वाले खंड को कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, देखिए कुछ अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया है, हम आपको बताना चाहेंगे कौन कौन से अधिकार है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि अलग अलग जाति, धर्म या फिर मजहब के नाम पर किसी को भी अलग अलग नहीं आंका जाएगा, सब सरकार की नज़र में एक जैसे होंगे। दूसरा क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया है कि आप कहीं भी जाने आने के लिए, कोई संगठन बनाने के लिए, देश के किसी भी कोने में रहने के लिए, कोई भी बिजनेस व्यवसाय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना, ये सब क्या है, अपराध है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म को मानिए, जिस धर्म को मानना है, जिसका प्रचार प्रसार करना है आप कीजिए, इसमें कोई रोक टेक नहीं है। उसके बाद पांचवा क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, न्यायपालिका के पास जा सकता है कि सरकार ने मेरा जो है हनन किया है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, पांचवा धर्मनिरपेक्षता। ये मौलिक अधिकार खत्म हो गया, पांचवा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पर मतलब कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही शासन करेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा है, या मुस्लिम धर्म के लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। देखिए यहाँ पर कोई प्रश्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन इन फोटो को आप देखने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है कि सभी कोई वो जो ओरिजिनल प्रति है उसका आपका संविधान का, उस पर सही सिग्नेचर कर रहे हैं। इसमें सही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और उसके साथ में राजेंद्र प्रसाद होंगे, और भी जो भी उस समय के मंत्री वगैरह थे उन वो सब हैं। इनको आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आया कि नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश व मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ये जो पहले अनुच्छेद था 35 उसका 1990 के समय में जो बनाया गया था, उसमें था क्या कि नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ
महामहिम नरेश, नरेश मतलब राजा होता है, एवं मंत्री परिषद में निहित होंगी। इसी के चलते उन्होंने क्या किया कि 2002 में यानी 12 साल के बाद अपने हैंड में ले लिया था उसको। लेकिन जब अंतरिम संविधान जो नया संविधान बनाया गया 2007 में, उसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 37 में कि कार्यकारी शक्तियाँ अब नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद में ही निहित होंगी। ये जो नरेश वर्ड था राजा, इसको खत्म कर दिया गया, अब उसके पास कोई पावर नहीं बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे नेपाल के बारे में आपसे कभी पूछा नहीं गया है, आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। भारत कैसी व्यवस्था है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक, ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म। देखिए एक एक्सरसाइज को ख़त्म करने में करीब 10 से 12 मिनट लग गया है ना। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं अब सेकंड एक्सरसाइज में, उसे भी अच्छी तरह से मैंने पूरा कवर किया है। देखिए ये दूसरा एक्सरसाइज है और इसमें धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या होता है उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस उसी को कवर किया गया है। इम्पोर्टेंट ही मतलब कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का बुक नहीं है, चूँकि ये एनसीईआरटी का बुक है। इसी में से क्वेश्चन को निकाल करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डाला जाता है, तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किसके लिए रहेगा? जो कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए, लेकिन आप तो 8 में नहीं ना है जी। इसमें बहुत कम प्रश्न लगता है देखने को मिलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि वह मतलब कि देश जहाँ पर कि किसी भी एक धर्म को कोई ख़ास वैल्यू ना दिया गया हो, उसको बोलते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए इसमें लगता नहीं है कि कोई प्रश्न बन रहा था धर्मनिरपेक्ष को लेकर के, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं बना है, इसीलिए इस लगता है लेसन 2 में नहीं है, कहीं पे हाईलाइट किया हुआ। इसे मैंने पूरे बारीकी से पढ़ा है, कहीं पर भी रहने के बाद आपके लिए हाईलाइट करके उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप ये ओरिजिनल पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो नेट पर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, एनसीईआरटी बुक लिख करके कीजिएगा, हिंदी में तो आ जाएगा। नहीं, लेसन 2 में आपके लिए कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा था, तो चलिए इसे हम लोग छोड़ते हैं, चलते हैं लेसन 3 की ओर। चलिए अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में क्या कहता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि इसमें हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज से तो पक्का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखिए क्या कहता है यहाँ पे। पहला देखिए क्या बना प्रश्न कि 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट में चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इसमें प्रश्न क्या क्या बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस समय ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था, कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए 1885 में। एक बात और याद रखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ईस्वी में ही हुई थी। उसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न आपके लिए क्या बनता है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया, तो 1909 ईस्वी में। ठीक, 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया। अब यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर फिर से क्या कहता है कि वो जो ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका जो है आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था 2004 में। 2004 में ईवीएम का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया। और देखिए इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ कि लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि उसमें जो बैलेट पेपर वाले में जो पेपर लगता था उसमें 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था इसके लिए, वोटिंग के लिए। तो इतना पेड़ को बचाया गया, 1.5 लाख पेड़ को बचाया गया। एक बार इलेक्शन में इतना पेड़ खत्म हो जाता है, बताइए। तो उस हिसाब से ईवीएम जो है वह सही है। देखिए ईवीएम को लेकर के ये जो ऑफिसर्स हैं जा रहे हैं, कितना मुश्किल से पहाड़ी इलाका में जाना पड़ता है, लेकिन वो लोग जाते हैं और पूरा इलेक्शन अच्छे से करवाते हैं। देखिए ये सब है। अच्छा यहाँ देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निम्रात्री संस्था है। इसके 2 सदन है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आपसे पूछेगा देश के
के मतलब इसका राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। फिर क्या प्रश्न बनता है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 545 होता है टोटल लोकसभा में सदस्य, ठीक है। लेकिन इलेक्शन जो होता है वह 543 का ही होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जा करके। देखिए यहाँ पर 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 का रिजल्ट दिया गया है, जिसमें बीजेपी को 282 सीट मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44। और भी सारे पार्टी के बारे में दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए 2009 के चुनाव का है। तो 2009 में जो चुनाव हुआ था वह 15वां लोकसभा चुनाव था, ठीक। और 2014 में जो 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ वह 16वां था। तो इसका मतलब है कि 2019 में जो चुनाव होगा वह कौन सा हुआ? वह हुआ 17वां। और 2024 में जो होगा वह कौन सा होगा? 18वां, ठीक है। 2024 में जो इलेक्शन होगा लोकसभा का वह कौन सा इलेक्शन होगा? 18वां लोकसभा चुनाव होगा, ठीक। याद रखेंगे अच्छे से। 2024 में होने वाला आम चुनाव लोकसभा चुनाव 18वें नंबर पे है, 18वां चुनाव होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य, यानी मैंने अभी बताया था कि 545 होते हैं, जिसमें से 543 को हम लोग वोट करके लाते हैं, जिता करके, ठीक। और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सीट होना चाहिए, यानी कि इसका आधा से तो एक ज़्यादा, ठीक। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या उसका विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में क्या कहा है कि ऐसे लोगों का समूह को कार्यपालिका कहते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी मंत्री सबको। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। सरकार का मतलब क्या होता है? मंत्री परिषद। आप किसी विधायक को सरकार मानते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन वो विधायक यदि मंत्री परिषद में शामिल है तो फिर वह एक सरकार हमारी नज़र में है, वही कार्यपालिका है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्री का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं। ये अलग अलग तरह के मंत्री बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और वो रक्षा मंत्री, बहुत तरह के मंत्री होते हैं। इस सारी बातों को आप समझते हैं। यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कि केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये केंद्र सचिवालय का है। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। एक का नाम है साउथ ब्लॉक, दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। सोचिए 1930 के बाद इसका निर्माण किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। ईंटों वाले में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है इसमें, ठीक। और ये जो है आपका राइट साइड वाला दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, यहाँ वित्त मंत्री और गृह मंत्री का अपना मंत्रालय है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। देखिए राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा और लोकसभा 2 होता है ना, तो ये राज्यसभा के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। देखिए सबसे पहले लोकसभा में कोई बिल पेश किया जाता है, वहाँ से पास हो जाने के बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब राज्यसभा में पेश हो जाता है और वहाँ से पास भी हो जाता है तो फिर उसको फाइनल करने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, ठीक। राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? देखिए राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? अगर टोटल पूछा जाए तो 233 प्लस 12 तो 35 10 45 245 हो गए। और उसमें से पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा कितना सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, तो 12। निर्वाचित कितने होते हैं? तो 233, ठीक है। सरकार के बारे में आप देखिए क्या है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इसमें विपक्ष का काम क्या होता है? प्रश्नकाल का। उसमें सबसे पहले जो होता है संसद का सत्र चलने पे जो सबसे पहला काल होता है उसमें प्रश्नकाल होता है। उसमें जो विपक्षी सांसद होते हैं वह अपने अपने मुद्दे को उठाते हैं और सरकार से पूछते हैं कि इन मैटर पर आपने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। तो सरकार में विपक्ष का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो आप सोचेंगे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उसी समय हुआ होगा। नहीं, उस समय नहीं हुआ था। पहला चुनाव जो हुआ था वह 1951 और 52 में हुआ था और इसमें मतदान देने का प्रतिशत कितना था? 61.16। इतने % लोगों ने मतदान उस समय किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात बताया गया है कि 60 साल से ऊपर 70-75 साल
70 साल लगभग हो गया हमारे देश का आज़ादी का, लेकिन अभी भी महिलाओं का जो इसमें भागीदारी है वो बहुत ही कम रही है, बहुत ही कम, 9 से 10% के लगभग में महिलाएं हैं हमारे मंत्री या फिर विधायक जो भी हैं, बहुत कम है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आ गया है। यहाँ 543 टोटल सीट होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। 545 होता है, तो जिसमें 543 पर वोट होता है और 2 मनोनीत किया जाता है। ये 543 है, जिसमें कि जनरल सामान्य कैटेगरी के लिए 412 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे जब सबके लिए सीट आरक्षित है तो महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए। इसमें से महिलाओं का हिस्सेदारी को बांट देना चाहिए कि वुमेन्स को इतना % जीत कर आना होगा। चलिए, ये तो आपका हो गया लेसन 3 कंप्लीट। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इन सारी बातों के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग लेकर आपको चलते हैं एक्सरसाइज 4 में। ये एक्सरसाइज 3 था, एक्सरसाइज 4 में आपको लिए चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये बुक का फर्स्ट पेज थोड़ा सा उल्टा है, अध्याय 4 कानूनों की समझ। ऊपर लेकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न मिल गया है। देखिए इसमें क्या कहा है कि हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ये बात पहले से भी जानते हैं, इसमें कोई आपके लिए ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया इंडिया में, वो जो अंग्रेज सरकार ने किया था। तो आप क्या जवाब देंगे? 10 मार्च 1919 ईस्वी से, 10 मार्च 1919 ईस्वी से। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध हो रहा था। इसी क्रम में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था, इसको ध्यान से सुनिएगा। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध हो रहा था। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग है, इसमें दिखाया गया है, ओरिजिनल व्यू है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या गया कि 1870 का राजद्रोह एक्ट, 1870 में राजद्रोह एक्ट लागू किया। आपसे पूछेगा राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1870 ईस्वी में, ठीक है। और रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल को। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 10 मार्च को। राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया? 1870 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग क्या, 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा आपने। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। अब जो बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलता है वह जो है 2005 का हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के तहत मिलता है, ठीक है। 2005 से यह दिया गया है पावर। और 2005 में एक और कानून बनाया गया, घरेलू हिंसा कानून, जिसमें कि महिलाओं के लिए दहेज के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसके खिलाफ 2005 में एक कानून बनाया गया कि अब आप उसको इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर वो चली जाएंगी कोर्ट तो फिर हो जाएगा आपका हालत खराब। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों में से एक नए कानून की मांग उठती रही। 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव और राष्ट्रीय व्यापारी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। सोचिए ये कब से हो रहा था? 90 से प्रयास किया जा रहा था और लागू करने में कितना हो गया? 2005 हो गया। बहुत लेट चलती है हमारी सरकार। देखिए 2002 में ये संसद में पेश किया गया और कानून बनते बनते 2005 कर दिया था। दोनों सदनों से मंजूरी इसको मिल गया और 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। देखिए इसको लागू करने में 2006 हो गया था, 2006। बताइए, इतना लेट इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए। इस बीच में कई बार सरकार पलट गया होगा, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? यह 1964 में किया गया था, 1964 में। लेकिन ये अपने यहाँ नहीं, ये अमेरिका का है। ये क्लास आपको शायद 6th या 7th क्लास में इसको कवर किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला 2 वीडियो देख लीजिए, कंफर्म हो जाएंगे, उधर से क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट।
फिर यहाँ देखिए राजद्रोह एक्ट 1870 में, एक बार और ऐसा बताएं पिछले लेसन में। चलिए ये हो गया आपका लेसन 4 खत्म। चलते हैं लेसन 5 में, और यह इस टॉपिक ये इस मतलब कि पार्ट का लास्ट क्लास होगा, और इसके पार्ट 2 में हम लोग लेसन 6 से लेकर लेसन 10 को कवर करेंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए हम लोग आ गए हैं अध्याय 5 में, 5वां लेसन है ये, पॉलिटी का 5वां क्लास है। चलिए देखते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर हमारा बना हुआ है क्या, सर्वोच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट है अपना। देखिए यहाँ पे पहला ही टॉपिक में मिल गया हम लोगों को प्रश्न, न्याय समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का पालन नहीं करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। समझे बात को? संसद में कानून बना दिया, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है संविधान के तहत, तो उसको पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि वह उसको खारिज कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया। आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको मिला हुआ है, तो वह मौलिक अधिकार आपको मिला है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, कहता है कि यह फोटो जो देख रहे हैं यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 टू 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। अच्छा, 1937 से 1949 के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट हमारा चलता था, न्यायालय जो चलता था, ये संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था, ठीक है। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। यानी कि ये जो बिल्डिंग में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट चलना स्टार्ट हुआ, यह 1958 से प्रारंभ हुआ, ठीक। और इसका जो है स्थापना कब किया गया था, 1950 में किया गया था। और इससे पहले जो न्यायालय चलता था वह कहाँ चलता था, संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में, ठीक है। एक बात यहाँ पर और देखिए क्या क्या आ गया, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इसको आप थोड़ा देखेंगे बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और भी कोई प्रश्न अगर आपके लिए हो। यह आज का लास्ट चैप्टर है, कल फिर हम लोग लेकर आएंगे क्लास 8 का ही, लेकिन ये 6ठा एक्सरसाइज से उसमें स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 होगा वो इस वीडियो का। क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा जो है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, हर स्टेट के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं, उससे ऊंचा कोई अदालत ही नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे दिया वह गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया था। सबसे पहले कहाँ कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया आपका, उसके बाद बॉम्बे में बनाया गया, उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, और उसके बाद मद्रास यानी कि चेन्नई में बनाया गया, ठीक है, मद्रास में बनाया गया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब किया गया, तो 1966 में। देखिए बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24 हाई कोर्ट्स हैं टोटल अभी, ठीक है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब और हरियाणा का दोनों का मिलाकर के एक है चंडीगढ़ में। दूसरी ओर 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। समझे बात को? किसके किसके लिए, पंजाब और हरियाणा का तो एक हो गया चंडीगढ़ में, और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसका जो हाईकोर्ट है वह गुवाहाटी में है। 4 को मिला करके एक हाईकोर्ट है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी हैं, ब्रांच भी खोल के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कहीं आपके लिए कोई प्रश्न। इन सब में कुछ नहीं है, कहानी के द्वारा बच्चों को समझाया गया है, क्लास 8 के बच्चों को, आपके लिए वो नहीं है। चलिए इधर आइए, क्या कहता है कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। जो अलग अलग जगह जो अलग अलग तरह से संबोधित किया जाता है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं। ये कोई प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जानकारी के लिए, समझ रहे हैं ना। हर जगह कोर्ट ही नहीं कहते हैं, बहुत चीज़ उसका अलग अलग नाम भी रखा गया है।
अच्छा देखिए, ये मिड डे मील योजना फिर से आ गया है। पिछले चैप्टर में भी पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे कवर किया था, पिछले वीडियो में। दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील जो दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही की गई थी। इसके बारे में मतलब एक याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया कि हाँ, आप उसका मतलब कि ये होता क्या था कि जो बच्चे सेकंड टाइम में हाफ आवर में जो आते थे पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल से जो घर आते थे खाना खाने के लिए, वो दोबारा स्कूल जाते ही नहीं थे। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि मिड डे मील की योजना शुरुआत की गई, जिससे कि हुआ क्या कि बच्चे अब खाने के लिए उसको घर नहीं जाना पड़ता था, स्कूल में ही रह जाते थे। और बच्चे की जो माँ होती थी वह भी जहाँ काम कर रही है वो अस्थायी तौर पे अपना काम करती रहती थी, उसे बच्चों के खाना बनाने के लिए घर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और न्यायपालिका ये जो है मिड डे मील योजना सबसे पहले तमिलनाडु ने लागू किया था। सबसे पहले लागू करने वाला कौन था? तमिलनाडु। इसको याद रखेंगे अच्छे से, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसे कवर किया है अच्छे से। तो आप थोड़ा सा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इधर देखते हैं और भी कोई प्रश्न आपके लिए यदि मिले। यहाँ पर देखिए, भारत में न्यायाधीशों की संख्या, ये देखिए, ये जो है ना 1 नवंबर 2014 का स्थिति है कि 1 नवंबर 2014 के अनुसार क्या था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश टोटल कितने? 31, जिसमें कार्यरत 28 थे और 3 खाली थे। इसको आपको नहीं देखना है। हाई कोर्ट में टोटल कितने स्वीकृत पद हैं न्यायाधीशों की? 31। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में टोटल 1984। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 19,421। ये खाली वाला पे नहीं देना है, ये घटते बढ़ते रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कोई प्रश्न यदि आपके लिए इसमें हो। जी नहीं, अब आपके लिए इसमें कोई प्रश्न नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया कि लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक को। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका लेसन 6 से लेकर के लेसन 10 में जो भी प्रश्न आएंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। यह आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, चाहे वह एग्जाम बीपीएससी यूपीएससी का ही क्यों ना हो, या चाहे वह बिहार एसएससी अभी जो आने वाला है, या चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 दे रहे हों, सीबीटी 1 दे रहे हैं, या रेलवे देना चाहते हैं, या ग्रुप डी देना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म जिसमें जीके का प्रश्न आता है, ये सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लास 8 के बच्चे इसे ना देखें, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।